चलो शुरू करें फिर आज का लेक्चर भाई। हम्म। चलो राइट, ओके। सो हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडंकल जेईई की तैयारी। जैसा आप सब जानते हो हमारा बैच दैट इज शपथ बैच ऑलरेडी रनिंग है। शपथ बैच में मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एसी फंडामेंटल्स के कंसेप्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेईई की तैयारी में। पूरी की पूरी चैनल की लिस्ट, हमारी जो वीडियोस की लिस्ट है, प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फटाफट से जो अपनी वीडियो है, वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी फटाफट से जुड़ जाओ, क्योंकि पूरी की पूरी अपडेट्स, सारे के सारे लेक्चर के लिंक आपको डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे, राइट। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको सारी चैनल्स की मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। जो भी हमारे अपकमिंग लेक्चर्स है उनकी भी नोटिफिकेशन, या तो जॉब नोटिफिकेशन है, हर तरह की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। बस क्या करना है, वो जो नीचे रेड वाली टैब है उसको जाके बेटा सब्सक्राइब कर दो, राइट, क्लिक कर दो वहां पे, राइट। चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक हमने देखा है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक से लेके, बेसिक यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, सर्किट एलिमेंट से लेके मैंने अभी तक के थ्योरम्स तक पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को बताया है। जाके एक बार प्रीवियस लेक्चर्स की प्लेलिस्ट उठा के देख लो। कोई भी डाउट है मेरे साथ जुड़ो, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दो उस वीडियो के, मैं डेफिनेटली आपके हर क्वेरी का आंसर देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ते हो तो वहाँ पे जो है चैनल के एडमिन्स को भी आप लोग वहाँ पे टैग कर सकते हो। सारी की सारी क्वेरीज सिर्फ और सिर्फ हमारे तक पहुँचेगी और हम आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। आगे भी काफ़ी चीज़ों की प्लानिंग हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, राइट। चलो तो थ्योरम्स के बाद हमने जो नेक्स्ट कंसेप्ट आज पढ़ना है वो है एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट। अब एसी और डीसी क्या है ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एसी क्या है, दैट इज द ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट। तो जब भी हमारी डीसी की बात आती है और एसी की बात आती है तो मेन डिफरेंस यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी का। जो डीसी होता है, डीसी सर्किट होता है, वहां पे जो है फ्रीक्वेंसी 0 होते हैं, लेकिन एसी सर्किट में जो है फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है, यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में जब भी बदलाव आता है तो यानी कि हम लोग एसी की बात करते हैं, राइट। तो एसी को जो है हम बेसिकली कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं, यानी कि ये एक वेव हो गई, क्या, साइनोसॉइडल वेव हो गई, साइन वेव हो गई, इस तरीके से, ठीक है। और ये किस फॉर्म में जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के फॉर्म में, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है अपनी एसी चलती रहती है, टाइम और फ्रीक्वेंसी। तो एसी की जब भी हम बेटा बात करते हैं तो यहाँ पे जो है अपने पास ओमेगा के फॉर्म में एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा बेसिकली इक्वल्स टू होता है 2 पाई एंड एफ के, और ये एफ क्या है, एफ इज नथिंग बट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो भी हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर है। यानी कि हर एक वेव की अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मान लो मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी सी शार्प है, तो मेरी जो वॉइस है यानी कि बोलने की जो भी टोन है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो सकती है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं स्पीकर में बोलूँ तो स्पीकर में जब भी मैं बोलती हूँ तो वो सबको सुनाई देगा, राइट। तो वहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो क्यों होती है, क्योंकि स्पीकर में हमारे इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं कि वो क्या करते हैं, मेरी जो टोन है उसको हाई कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है फ्रीक्वेंसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, यानी कि जो भी अपना टाइम पीरियड होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, क्लियर। कोई भी डाउट हो फटाफट से मुझसे पूछ लो। जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, अगर मान लो मेगा हर्ट्ज गिवन है, मेगा हर्ट्ज, तो मेगा हर्ट्ज यानी कि कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। और अगर मान लो गीगा हर्ट्ज में बात की है, गीगा हर्ट्ज है अगर, तो गीगा यानी कि 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज।
एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे यूनिट्स रहेगी, राइट। और टाइम की क्या यूनिट है, टाइम की यूनिट है आवर या फिर मिनट में या फिर सेकेंड्स में, क्लियर। आवर में, मिनट में या फिर सेकेंड में, इस तरीके से जो है अपनी टाइम की यूनिट रहेगी, क्लियर। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लो बेटा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मैम ये जो एसी है उसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यहाँ पे क्या काम है बताओ, क्या काम है यहाँ पे एसी का, वो भी रेजिस्टिव सर्किट में। देखो हमने जो है दो तरह के पढ़े थे, एसी एंड डीसी। डीसी को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, इस तरीके से, ये क्या है, डीसी वोल्टेज है, ठीक है, प्लस और माइनस, इस तरीके से ये क्या है, डीसी वोल्टेज, ठीक है। या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में जो है फ्रीक्वेंसी 0 थी, यानी कि अब तक हमने जितने भी नेटवर्क्स पढ़े हैं वो जो है रेजिस्टेंस टाइप के जो है नेटवर्क्स हमने अभी तक पढ़े हुए हैं, राइट। इस तरीके से है ना, इस तरीके से। तो ओवरऑल जितने भी हमने थ्योरम्स तक देखे हैं वो हमने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव नेटवर्क ही हमने अब तक पढ़े हैं। जब भी मैं यहाँ पे बात करती हूँ फ्रीक्वेंसी की, तो हमारे जो है दो और एलिमेंट्स जो है वो वर्किंग हो जाते हैं, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर भी, ठीक है। रेजिस्टेंस तो था ही हमारे यहाँ पे, जो है इंडक्टर और कैपेसिटेंस भी यहाँ पे पिक्चर में आ जाते हैं। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है ये जो है डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो इनकी जो इम्पिडेंस है या फिर मैं बोलूँ जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस भी मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को, वो जो है बेसिकली डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, राइट। तो चलो अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी कि अगर मान लो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, राइट, और एसी को मैं कैसे इस तरीके से डिनोट करती हूँ, इस तरीके से, राइट। ये है अपना एसी सोर्स, राइट। और एसी जो है वो साइन या कॉस की फॉर्म में होगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ Vm इंटू साइन ओमेगा टी, यानी कि क्या है, ये एक साइनोसोइडल फंक्शन है जिसकी जो है वोल्टेज जो है Vm है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वोल्टेज का वो Vm है, और क्या है, साइन ओमेगा टी, यानी कि वो साइनोसोइडल वेव है जो कि किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, फ्रीक्वेंसी पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे और टाइम पे, ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड टाइम पीरियड दैट इज टी। क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे जो है टोटल जो वोल्टेज रहेगी अक्रॉस दिस रेजिस्टर, ठीक है, वो किस फॉर्म में रहेगी हमारी, V की फॉर्म में रहेगी, राइट। तो V की फॉर्म में अपने पास यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस आ जाएगी। इन दैट वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो V इक्वल्स टू I इंटू R होता है, तो R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रहा है तो। क्लियर, ये हो जाएगा, ठीक है। और पावर क्या हो जाएगी, पावर हमें पता है दैट इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R एंड पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। इस फॉर्म में जो है हमें पावर के एक्सप्रेशंस मिलने वाले हैं। तो ये है एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो यानी कि पूरी की पूरी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो V अपॉन I ही रहने वाली है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करती हूँ, यानी कि हमारी जो साइनोसॉइडल वेव है वो कितने डिफरेंस पे जो है दूसरी वेव जो है वो फॉर्म हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस फॉर्म में दैट इज V एंगल 0 डिग्री, या फिर करंट की फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ तो करंट एंगल 0 डिग्री, ये इस तरीके से, यानी कि वो कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रही है। वोल्टेज और करंट जो है इन फेज है, क्या है, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज क्वांटिटी, ठीक है, आउट ऑफ फेज नहीं है, ये जो है इन फेज क्वांटिटी है यहाँ पे। क्लियर, ये सिर्फ एंगल यहाँ पे शो किया है, राइट है, क्लियर है। कोई भी डाउट हो मुझसे फटाफट से पूछ लो बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करने वाले हैं, किसके लिए, एसी विद प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम जाते हैं एसी थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब इंडक्टिव का क्या मतलब है कि इंडक्टिव यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है इंडक्टेंस की वैल्यू जो है यहाँ पे लाई कर रही है, इंडक्टिव सर्किट, राइट। तो यहाँ पे जो हम जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, रेजिस्टेंस जो है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, एल की फॉर्म में हो जाएगी, जो भी हमने देखे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम पढ़ रहे थे क्या, बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यानी कि दिस प्रॉपर्टी इंडक्टिव इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस,
ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि जैसे ही अपने पास इंडक्टेंस आती है सर्किट में तो हम जो है उसको एक इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। और जैसे कि मान लो रेजिस्टेंस अपने पास होती थी, यानी कि कुछ रुकावट होती थी, तो इंडक्टेंस के प्रेजेंस से अपने पास जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। क्या होती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है और इसको हम डिनोट करते हैं x और छोटा l, इस तरीके से हम लोग जो है इसको डिनोट करते हैं, राइट। तो XL बेसिकली क्या है? XL है अपने पास 2 पाई इंटू f इंटू इंडक्टेंस, यानी कि दैट इज यहाँ पे हो जाएगी ओमेगा इंटू l, दैट इज XL, ये हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो मेरे पास एक सर्किट है और मैंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉइल लगाई है इस तरीके से, और अपने पास यहाँ पे कुछ AC वोल्टेज है, तो ये अपने पास जो है सर्किट हो जाएगा और यहाँ से जो है करंट फ्लो कर जाएगा थ्रू इंडक्टेंस IL, ये हो जाएगी अपने पास VL, और ये है इंडक्टेंस दैट इज L, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो यहाँ पे जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस अपने पास हो जाएगी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो यूनिट है वो किस तरीके से हो जाएगी बताओ? यहाँ पे है ओमेगा, दैट इज रेडियन पर मीटर, रेडियन हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंडक्टेंस की, दैट इज इंडक्टेंस की किस में हो जाएगी? हेनरी में। क्लियर है? कोई भी डाउट? राइट। तो जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, ऐसे हम लोग जो है रिएक्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे। ऑल्सो जैसे कि V इक्वल्स टू I इंटू R लगता था, इसी तरीके से XL विल बी इक्वल्स टू VL अपॉन I इंटू L, ये अपने पास जो है रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर? कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लो फटाफट से, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, एनी डाउट, या अभी के अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशंस आने वाली हैं, जॉब नोटिफिकेशन है, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, दैट इज JEE की तैयारी, राइट। चलो ठीक है, तो AC थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट हमारा इस तरीके से शो हो जाएगा, राइट। क्लियर? चलो आगे चले, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट फ्रीक्वेंसी इट इज डैश टू द इंडक्टेंस। कैसे होगी फ्रीक्वेंसी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अनरिलेटेड होती है, या फिर मच ग्रेटर देन दैट? बताओ, आंसर बताओ इसका फटाफट जल्दी जल्दी। और भी क्वेश्चंस ढूंढती हूँ तब तक मैं आप लोगों के लिए। बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंडक्टिव के केस में फ्रीक्वेंसी बताओ, अभी तो जस्ट मैंने बताया क्या होता है, XL इक्वल्स टू 2 पाई इंटू F इंटू L, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे किसकी? द इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे बेसिकली टू दैट ऑफ द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यहाँ पे बात की गई है, राइट। तो इंडक्टेंस के केस में क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर ये वाली वैल्यू है इंडक्टेंस, तो दैट इज इक्वल्स टू XL डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू F, राइट, 2 पाई इंटू F ये हो जाएगी, ठीक है। सो दैट मीन्स के जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म को यहाँ पे कांस्टेंट रख लूँ तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय F। तो क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो भाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the unit for inductive reactance? What is the unit for inductive reactance? बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL की जो यूनिट है वो भी अपने पास क्या आने वाली है, हेनरी ही आने वाली है। सो ऑप्शन इज हेनरी ओनली, राइट। क्लियर है? अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात की है ना, नॉट ओनली रिएक्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस अपने पास क्या आने वाला है, ओम आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी हम L की बात करते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी हो जाती है, ठीक है। और जब भी हम XL की बात करते हैं तो एक तरह से जो है रेजिस्टेंस की फॉर्म में काम करेगा, और XL जो है हेनरी से हमें चेंज करने के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट रखने के लिए हमने जो है ओम्स यहाँ पे यूज की है, राइट। तो हो जाएगी ओमेगा L की फॉर्म में हो जाएगी, और ये अपने पास जो है ओम्स की ही फॉर्म में यहाँ पे मिलने वाली है आप लोगों को। क्लियर है? राइट। कोई भी डाउट फटाफट से पूछो भाई। क्लियर? चलो आगे बढ़े। आगे जो है अपने पास एक है पावर फैक्टर। सो व्हाट इज पावर फैक्टर हेयर?
पावर फैक्टर से मैं सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, बताओ। इम्पीडेंस क्या होता है? जब भी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगी, रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर है तो इंडक्टेंस हो गया, और कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी इम्पीडेंस की बात करते हैं तो उसको हम Z से डिनोट करते हैं। और इम्पीडेंस बेसिकली क्या है, अगर मान लो किसी भी सर्किट में मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टर भी प्रेजेंट है, एक इंडक्टर भी प्रेजेंट है, और एक कैपेसिटर भी मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस केस में जो है मुझे टोटल जो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर इक्विवेलेंट जो है रुकावट जिसको हम कहते हैं, वो अगर फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो उसको मैं जो है इम्पीडेंस का ही नाम देने वाली हूँ। सो इन दैट केस Z विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा R, और ये क्या है, दिस इज XL, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज XC के फॉर्म में हो जाएगी, राइट। इस केस में ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पे लिखते हैं R प्लस J की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, J क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज XL J ओमेगा L, राइट, R प्लस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इंडक्टेंस यानी कि XL की फॉर्म में मान लो, और यहाँ पे जो है कैपेसिटेंस की फॉर्म में मान लो, ठीक है। इनके फॉर्मूले जो है वो मैं अभी ड्राइव नहीं करवा रही हूँ, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में जरूर करेंगे, क्लियर। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, जो कि AC थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर की फॉर्म में हम लोग किस तरीके से जो है AC सिग्नल को हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट, क्लियर। अच्छा, और क्या होता है बताओ। बेसिकली इम्पीडेंस हम किस में मेजर करते हैं, इम्पीडेंस की भी जो यूनिट है वो सेम रहेगी, किसमें, ओम्स में, ठीक है। रजिस्टर भी यहाँ पे ओम्स की वैल्यू सेम रहने वाली है, इसलिए इसको कांस्टेंट करने के लिए ये वाली वैल्यूज भी अपने पास ओम ही रहने वाली है, क्लियर है, राइट। कोई भी डाउट है फटाफट से पूछ लो, क्लियर। इसी तरीके से जो है हम पावर फैक्टर भी डिनोट करते हैं। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। बताओ फटाफट से, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर, राइट। तो पावर फैक्टर जो हो जाएगा, पावर फैक्टर बेसिकली है क्या, पावर फैक्टर राइट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगी, अप्लाइड वोल्टेज यानी कि जो भी हमने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई की है और जो भी अपने पास करंट आया है, ठीक है, उनके बीच का जो भी एंगल रहेगा वो मेजर करेगा क्या, पावर फैक्टर। सो वी कैन से कि पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पावर फैक्टर को जो है हम cos पाई से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू पावर फैक्टर, और ये अपने पास हो जाता है R डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस यानी कि टोटल इम्पीडेंस। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर है, राइट। R डिवाइडेड बाय Z हो जाएगा। अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया है, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर की वैल्यू हमने यहाँ पे अगर कंसिडर की है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, दैट इज फॉर प्योर कैपेसिटेंस, राइट डाउन फॉर प्योर L एंड C के लिए क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे 90 डिग्री हुई है तो cos 90 क्या हो जाएगा अपने पास, 0। सो इन दैट केस वी कैन से कि पावर फैक्टर जो है अपने पास वो cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 अपने पास क्या होता है, दैट इज 0। तो इन दैट केस अगर प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस हमने लिया है, तो उस केस में अपने पास क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर की वैल्यू 0, क्लियर। पावर फैक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा, राइट, क्लियर है। चलो ये अपने पास हो गई। अब हमारे पास जो है 3 वैल्यू होती है पावर फैक्टर की। पहली क्या होती है, फर्स्ट वाली जो होती है वो क्या होती है कि जब भी यूनिटी पावर फैक्टर हम लेते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, सेकंड केस अपने पास क्या होता है, सेकंड केस अपने पास होता है जब XL इज लेस देन XC हो जाए, और थर्ड अपने पास क्या होता है, XL इज ग्रेटर देन XC हो जाए, राइट, क्लियर। जब XL की वैल्यू जब ग्रेटर होगी तब क्या होगी, तो यूनिटी पावर फैक्टर क्या होगी, जब भी पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि फाई एंगल जब भी अपने पास 0 डिग्री आएगा तो cos फाई क्या हो जाएगा बताओ, cos 0 डिग्री अपने पास क्या होता है, 1 होता है। सो इन दैट केस पावर फैक्टर विल बी 1, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, क्लियर। क्या बोलते हैं हम बेटा उसको, यूनिटी पावर फैक्टर। इसी तरीके से अगर मान लो इस वाली सेकंड वाले को हम अगर लेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो लेस देन है इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, यानी कि
जब भी हमने इंडक्टर लिया है वो जो है कम बिहेव करेगा एज कम्पेयर टू द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, दिस इज आवर लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो है पावर फैक्टर लीड कर जाएगा, ठीक है, पावर फैक्टर क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो एक्सएल की वैल्यू अगर ज्यादा है, सो इन दैट केस दिस विल बिहेव एज अ लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, दिस विल बिहेव एज अ लैगिंग पावर फैक्टर। क्लियर? कोई भी डाउट हो मुझसे फटाफट से पूछ लो आप, राइट। चलो इतना क्लियर है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या क्या चीजें पता चली है, हमें यहाँ से ये चीज पता चली कि कॉस फैक्टर जो है अपने पास, कॉस फाई जो है अपने पास पावर फैक्टर होता है, और पावर फैक्टर क्या है, आर डिवाइडेड बाय जेड। अभी तक मैं सिर्फ ये एक ही टर्म में बता रही हूँ। अगर मान लो मुझे यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर की भी अगर मैं बात करूंगी आगे चल के, तो क्वालिटी फैक्टर भी हम लोग डिफाइन करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय जेड, राइट। इसी तरीके से प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर के लिए हमने देखा कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री होने के बाद जो है पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि cos 90 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसके जो है 3 केसेस बनते हैं। पहला अपने पास बनता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर कब होते हैं, जब एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज विल बी 0, तो वहां पे क्या हो जाएगी, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, राइट। तो ये हो जाएगा पहला केस यूनिटी पावर फैक्टर का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि XC की वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगी, जब XC की वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, और XC की वैल्यू जब लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम उसको बोलते हैं क्या, लैगिंग पावर फैक्टर। एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 2 ओम, क्या दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 2 ओम, एंड द इम्पीडेंस इज 20 ओम, क्या दिया है बेटा, इम्पीडेंस, यानी कि Z जो है मुझे दिया है क्या, 20 ओम। कैलकुलेट द पावर फैक्टर, बस पावर फैक्टर यहाँ पे बता दो, सिंपल सा है। बताओ फटाफट से इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी जल्दी। कॉस पाई क्या था, कॉस पाई था अपने पास मैम R डिवाइडेड बाय Z, ठीक है। तो कॉस पाई एंड दैट इज इक्वल्स टू पावर फैक्टर, और ये क्या था अपने पास, R डिवाइडेड बाय Z की फॉर्म, बस सिंपल। R की वैल्यू यहाँ पे 2 दी है, Z की वैल्यू यहाँ पे 20 दी है, राइट। तो 2/20 will gives you, it will give you 10, 1/10 only, right? So therefore power factor will be equals to 1/10. So what is the correct option? Option number A is the correct answer. Clear? कोई भी डाउट हो फटाफट से मुझसे पूछ लो, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आगे जो है जितना भी अभी तक मैंने करवाया है उन पे हम लोग करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस सीरीज जो है मिस करना ना भूले, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हम लोग करेंगे। जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं, चाहे थ्योरम्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, चाहे हमने रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बेसिक एलिमेंट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, या फिर आज जो भी मैंने कंसेप्ट कराया है छोटा सा ही है, यानी कि रजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट के बारे में ही है। इसके अलावा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो है करवाने वाली हूँ क्या, एक कैपेसिटिव वाला सर्किट आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और क्या आएगा, सीरीज में जब भी हम लेंगे RL, RC एंड RLC, ये तीनों के तीनों सीरीज सर्किट जो है मैं आपको कल करवाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन द सेम टाइम, ठीक है। सीरीज में जब भी मैं इनको करवाऊंगी, राइट, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन भी, ठीक है, पैरेलली ये कैसे रिएक्ट करते हैं। पैरेलल के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजोनेंस, जो कि अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सारे के सारे एग्जाम्स को कवर करता है। तो रिजोनेंस हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सीरीज रिजोनेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलेज उसमें आते हैं, या कौन कौन से कंसेप्ट जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में, JEE में। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम है एडंकल JEE की तैयारी। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले बेटा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है JEE की तैयारी। जैसे आप लोग टेलीग्राम चैनल को खोलते हो, ऊपर आपको सर्च टैब दिख जाती है। सर्च टैब में जाके जो है सिर्फ JEE की तैयारी आपको लिखना है और हमारा चैनल आपको टॉप पे दिख जाएगा। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूले। सारे के सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपको वहीं पे मिल जाएंगे, तीनों के तीनों ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए भी। कोई भी डाउट है फटाफट से कमेंट में लिख दिया करो। हम लोग पक्का आप लोगों के कमेंट्स का आंसर देंगे। जो भी क्वेरी है आप लोग हमसे पूछ लो। टेलीग्राम पे एडमिन्स को टैग कर दो, मैसेज कर दो, जो भी आपकी क्वेरी है वो हम तक पहुंच जाएगी, ठीक है।
चलो फिर कल मिलते हैं, सी यू गाइज, गुड बाय। और गुड बाय से पहले मैं आपको लिंक शेयर तो कर दूं, वो तो भुलवा देते हो आप लोग, राइट। चलो तो ये है अपना JEE वाला लिंक है, ठीक है, और ये अपने पास यूट्यूब वाला लिंक, ठीक है, ये हमारा चैनल है। अगर इसके अलावा आप लोग जो है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो तो हमारा जो चैनल है सरकारी नौकरी की तैयारी, इसको भी आप लोग जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये अपने पास लिंक है, और लिंक तो बेसिकली जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो चेक दैट आउट, राइट। चलो सी यू गाइज, गुड बाय।